नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने यात्रा मार्ग, घाटों की साफ सफाई, पेयजल, महिला श्रद्धालुओं के लिए अलग शौचालय, ट्रैफिक प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं समेत सभी तैयारियों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि कांवड़ यात्रा में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए और सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ जिम्मेदारी निभाएं। समीक्षा बैठक के बाद सीएम ने हरिद्वार गंगा कॉरिडोर से जुड़ी करीब 235 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन और शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि इन परियोजना से हरिद्वार में धार्मिक पर्यटन को नई मजबूती मिलेगी और श्रद्धालुओं की सुविधाएं बढ़ेंगी। शिव भक्त कांवड़ियों का अच्छा यहाँ स्वागत हो, अच्छा उनकी यात्रा हो और ठीक प्रकार से वो यहाँ से जल लेकर वापस लौटे। उसके निमित्त चाहे पुलिस विभाग है, यातायात व्यवस्था है, आवास व्यवस्था है, घाटों की सफाई है, शहर की सफाई है, पेयजल व्यवस्था है, महिलाओं के लिए शौचालय अलग से बने, उस पर भी विचार हुआ है। डीजे इत्यादि, चूंकि यहाँ पर एक यात्रा के नियम होते हैं, उन नियमों का भी सभी लोग पालन करें। सभी जनप्रतिनिधि, सभी हमारे स्टेक होल्डर्स, यहाँ संत समाज के लोग सब मिलकर अच्छे से अच्छा हमारा कांवड़ मेला संपन्न हो, उसके निमित्त की गई अच्छी तैयारियां हुई है और आगे के दिनों में जो भी काम होने, सड़क मार्ग है, यात्रा डायवर्जन है, उन पर विधिवत तरीके से काम करेंगे। हरिद्वार के कनखल में आयोजित आम उत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने तमाम किस्मों के आमों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और स्थानीय बागवानों के साथ किसानों से संवाद किया। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड में बागवानी और फल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने आम उत्पादकों को आधुनिक तकनीक अपनाने और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। सीएम ने कहा कि ऐसे आयोजन किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के साथ साथ स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। जो ऊसर भूमि है, उस भूमि को भी हरा भरा बनाने का जो हुनर है वो कोई जानता है तो हमारे जो है भड़ाना साहब जानते हैं। अनिल गोयल जी जो हमारे संगठन को धार दे रहे हैं पूरी, जबरदस्त, एक दिन नहीं रुकते हैं, हमेशा छोटा छोटा फीडबैक मुझे बताते हैं कि हरिद्वार में किस प्रकार का हो रहा है। और जमदग्नि जी, हमारे ओम प्रकाश जी, हमारे बहुत पुराने साथी हैं। आप लोगों को पता है ना जमदग्नि कौन थे? जमदग्नि भगवान तो ऋषि थे। तो ये हमारे नितिन गौतम जी, जिन्होंने गंगा मैया की सेवा करी है अभी तक, गंगा, डॉक्टर विनय रोहेला जी जो हमारे सारे कार्यक्रमों के कोऑर्डिनेटर रहते हैं, पूरे देश के अंदर जाते हैं हम लोग। संजीव चौधरी हमारा बहुत खास पुराना साथी, बहुत अच्छा संचालक है थोड़ा सा दूसरा महामंत्री हमारा हीरा बिस्ट। चलिए, तो अब मैं एक एक का नाम, अरोड़ा जी अब किस किस का लूं यहां से, हैं? क्यों भाई? हमारी बहनें बैठी हैं, हमारे योगेश जी बैठे हैं, अरोड़ा जी बैठे हैं, हमारे मलिक जी बैठे हैं, सूर्य मलिक जी, हमारे युवा साथी बैठे हैं, उधर बैठे हैं, इधर बैठे हैं। पर ये संदीप हमारा जो है, संदीप मेहता कितने साल पुरानी हमारी मित्रता है, ये देखो। पूर्व जिला पंचायत की अध्यक्ष बैठी है मैन, बरखा रानी जी, सुंदरा जी, अरे हाँ, तो ब्रज रानी जी, हमारे मल्होत्रा जी आए हैं वहां से, गुरु जी के आश्रम है इनका पूरा। तो मैं, हमारे माता जी, वर्मा जी, हाँ वर्मा जी, मैं हरिद्वार के एक एक स्थान से मेरा बड़ा लगाव है, बड़ी आत्मीयता है और मुझे आज इन सब से मिलवाने का जो आपने पुण्य कार्य किया है महाराज जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। आशुतोष जी, आपका बहुत धन्यवाद करता हूं।
आप लोगों की पूरी टीम का, संजीव चौधरी, हीरा, आप सबका, पूरे हमारे जिला कार्यकारिणी का, और अनिल भाई आपका भी। तो साथियों, आपने मेरा बड़ा स्वागत किया। मेरी बहनों ने मेरे को तिलक भी लगाया, मेरे को पुष्प भी लगाए। हमारे जो सिख भाई हैं, उन्होंने मुझे जो है सरोपा भेंट किया, गुरु का नाम लेकर। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे युवा साथियों ने, सबने, बड़े बुजुर्गों ने, आपने मेरा स्वागत किया, मैं भी आप सबका स्वागत करता हूं। दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं। साथियों, आज चलो साथियों, एक मिनट रुक जाओ, बस 2 मिनट और बोल देता हूं, फिर नारे लगाएंगे। अभी 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। साथियों, मैं जब भी अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, नाथीराम इधर आ जाओ, हाँ आ जाओ, इधर आ जाओ। तो जब भी मैं अपने किसान भाइयों के बीच में आता हूं, या इस प्रकार के किसानों के द्वारा जो उपज की जाती है, उस उपज का कोई महोत्सव हो तो उसका कहना ही क्या। और उसमें सारे दिन याद आते हैं, क्योंकि मैं एक किसान पुत्र भी हूं और एक जवान पुत्र भी हूं। किसान और जवान मैंने इसलिए कहा कि जहां मैं खेती से भी जुड़ा रहा हूं, बचपन से खेती करता रहा हूं, आप सबने देखा होगा। और इसके साथ साथ मेरे पिताजी फौज में थे, इसलिए मैं अपने को जवान पुत्र भी कहता हूं। तो सैनिक पुत्र भी हूं मैं, और मैं जानता हूं कि किसानों का खून पसीना लगता है, तब जाके कोई भी पैदावार होती है। उनकी पैदावार सही तरीके से बाजार में जाए, उनके घर में जाए, उसका उपज का पूरा मूल्य मिले, उसके लिए जहां हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं, और उनकी हर योजना में किसान बड़ी प्राथमिकता में होता है। उसको लेकर बहुत सारे कार्यक्रम देश के अंदर चले हैं। चाहे आज न्यूनतम समर्थन मूल्य हो, आप सबको पता है, किसानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमने राज्य के अंदर अब तक का सबसे अधिक मूल्य किसानों को गन्ने का देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और ये हमारा किसानों के प्रति सच्ची सम्मान की भावना है। उनके मेहनत पसीने को हमारा नमन है, जिस प्रकार से वो करते हैं। राज्य में आज किसानों को आगे बढ़ाने के लिए हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। आम की पैदावार बढ़े, लीची की पैदावार बढ़े, सेब की पैदावार बढ़े, इसके लिए हमने एप्पल मिशन चलाया है, और उसमें हम 70%, 80% तक सब्सिडी दे रहे हैं। कीवी मिशन चलाया है। आपके बगल में ही उधम सिंह नगर में, हमारे बाजपुर के आसपास का क्षेत्र आज ड्रैगन फ्रूट का बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। ड्रैगन फ्रूट हो रहा है। हमारे राज्य में बहुत सारी सुगंधित औषधियां हैं, सुगंधित पौधे हैं, सुगंधित पाद हैं। उन सबका एक जगह पर अच्छा सदुपयोग राज्य और देश के लिए हो। हमने राज्य में महक क्रांति शुरू की है। आज हमारे राज्य के बने हुए जो परफ्यूम, सेंट जिसको बोलते हैं, जिसमें कोई केमिकल नहीं पड़ता है, वो केमिकल आज, बिना केमिकल का वो सेंट हमारा आज देश और दुनिया में जा रहा है।
प्रदेश में लाउड स्पीकर को लेकर चल रही कार्रवाई पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि ये किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में की जा रही है। उन्होंने कहा कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर न्यायालय ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं और प्रशासन उन्हीं के अनुसार काम कर रहा है। विनोद चमोली ने कहा कि सभी धार्मिक स्थलों पर निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन किया जाना चाहिए और यदि पहले से ही साउंड की तय फ्रीक्वेंसी का पालन होता तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती। उन्होंने कहा कि जब मामला न्यायालय तक पहुंचा और आदेश जारी हुए तो उनका पालन करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। ऐसे में इस कार्रवाई को किसी समुदाय विशेष के खिलाफ बताना पूरी तरह गलत और भ्रामक है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का आदेश नहीं है। और अमूमन ये मस्जिदों में ये लाउड स्पीकर रहते हैं तो उनको भी मालूम होता है कि जो साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। अगर उस फ्रीक्वेंसी के अंदर वो लाउड स्पीकर को चलाते तो शायद ये नौबत नहीं आते, लोग कोर्टों तक नहीं जाते। कोर्टों में इसलिए गए हैं कि जब लोग मानते नहीं है तो उसके बाद कोर्ट में मामला जाता है। कोर्ट ने निर्देश किए हैं तो हमारी बाध्यता है कि हम कोर्ट के निर्देशों का पालन करें। उसी क्रम में सब कार्रवाइयाँ चल रही हैं जिसमें सरकार को दोष देना, ये कहना है कि समुदाय विशेष के विरोध में ऐसा किया जा रहा है, ये गलत है। क्योंकि हमारा समुदाय विशेष के विरोध कोई अभियान नहीं है, हम सिर्फ कोर्ट के जो आदेश हैं उसका अनुपालन कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने हिमालय क्षेत्रों में मौजूद प्राकृतिक गर्म जल स्रोतों के उपयोग के लिए जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025 लागू कर दी है। इस नीति का उद्देश्य बिजली उत्पादन, हीटिंग, कूलिंग और जल शुद्धिकरण जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाओं को विकसित करना है। इसी कड़ी में चमोली के तपोवन क्षेत्र में 10 मेगावाट की पायलट जियोथर्मल परियोजना के लिए अन्वेषण कार्य शुरू किया गया है। सरकार का मानना है कि हिमालय क्षेत्रों में मौजूद प्राकृतिक गर्म झरनों का सही इस्तेमाल कर राज्य ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है। जिस प्रकार से उत्तराखंड में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री इतनी बड़ी परियोजना लाने का प्रयास करने जा रहे हैं, जो कि अब तक अगर देखा जाए तो भारत में किसी भी राज्य में नहीं है, वो जियोथर्मल योजना के लिए जो वो प्रयास करने जा रहे हैं वो वाकई में सराहनीय कार्य रहेगा। ये जियोथर्मल योजना वो योजना है जिसमें कार्बन की लेस मात्रा भी बहुत ही कम मात्रा इसमें रहती है और जमीन से वाष्प जो जुड़ के वाष्प निकल के जो बाहर आता है उससे हमें ऊर्जा प्रदान करी जाती है और 12 महीने, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, हर समय 24 घंटे बिजली का उत्पादन यहाँ पर रहेगा। तो निश्चित तौर पर ये क्रांति बनकर उत्तराखंड में आएगा और ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो ये क्रांति लेकर आने के दिशा में कार्य कर रहे हैं वो वाकई में उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा बनकर उत्तराखंड में आएगा। उत्तराखंड में चुनावी तैयारियों के बीच बीजेपी ने कांग्रेस के संगठन और नेतृत्व को लेकर तीखा हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस इस समय पूरी तरह बिखरी हुई है और संगठनात्मक स्तर पर गंभीर संकट से गुजर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव नजदीक होने के बावजूद कांग्रेस अपनी टीम तक तैयार नहीं कर पाई और पार्टी के भीतर अलग अलग नेताओं के गुट सक्रिय है। नवीन ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के नेता आपसी खींचतान में उलझे हुए हैं जिसके कारण पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के पास ना तो मजबूत संगठन है और ना ही स्पष्ट नेतृत्व, जबकि बीजेपी बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत कर चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। देखिए, कांग्रेस तो बिखरा हुआ कुनवा है और संगठन स्तर पर ही नहीं पूरे प्रदेश में कांग्रेस बिखरी हुई है और जो बची कुची कांग्रेस है वो संघर्ष कर रही है अपने अस्तित्व के लिए। अभी चुनाव सिर पर हैं, उनकी खुद की टीम बनी नहीं है। सिर्फ फुटबॉल देखिए आप किस प्रकार है, 6 से 7 गुट हैं। हरक सिंह रावत गुट 1 है, हरीश रावत गुट 1 है, यशपाल आर्य गुट 1 है, प्रीतम सिंह गुट 1 है और भी ना जाने गणेश गोंदियाल गुट 1 है। कितने गुट कांग्रेस में हैं, मुझे लगता नहीं कि ये टीम का भी गठन कर पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले चुनाव में खड़े होना तो बहुत दूर की बात है। बद्रीनाथ धाम में कथित चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर जारी सियासी बयानबाजी के बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने 3 स्तर पर जांच शुरू कराई है। उन्होंने कहा कि बद्री केदार मंदिर समिति की आंतरिक जांच, एसआईटी की जांच और गढ़वाल आयुक्त स्तर की जांच एक साथ चल रही है। जब श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में जो भी मामला हुआ है उसकी 3 एजेंसियां जांच कर रही हैं
मंदिर समिति की कमेटी अलग जांच कर रही है, एसआईटी अलग जांच कर रही है और गढ़वाल कमिश्नर अलग जांच कर रहे हैं। कम से कम कांग्रेस के लोगों को धैर्य रखना चाहिए, जांच एजेंसियों की रिपोर्ट आनी चाहिए। अगर जो दोषी होगा, सरकार ने कहा कि हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और कांग्रेस के लोग निश्चित रूप से उसमें राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। और स्वयं कांग्रेस के अध्यक्ष तो बद्रीनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष रहे हैं, वो जानते हैं उसमें कैसे काम होता है। और जिस तरीके की वो बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ हास्यास्पद बात है। और कम से कम जब पदों में बैठे हुए समझदार लोग हों, सीनियर लोग हों, उनको कम से कम जांच समिति की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। और जांच समिति में हाँ कोई गलत आता है तो निश्चित रूप से जो भी गलत काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता को लेकर कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने केंद्र सरकार और एनएचआई की प्रणाली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे से लेकर देश के अन्य बड़े हाईवे और टनल परियोजनाओं की हालत पहले ही बरसात में खराब हो गई है, जिससे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठते हैं। प्रीतम सिंह ने कहा कि यदि निर्माण कार्य मानकों के अनुरूप हुए होते तो सड़कें और परियोजनाएं पहले बारिश में क्षतिग्रस्त नहीं होती। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, जिसके कारण करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद निर्माण कार्य टिकाऊ साबित नहीं हो रहे। अरे भैया, ये एनएचएस जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, उसकी स्थिति क्या है मैं समझता हूँ मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। देहरादून से दिल्ली जो हाईवे बना है उसकी क्या दुर्दशा हो गई पहली बरसात में, आपके सामने है। बॉम्बे से पूना जो टनल बनी थी उसकी क्या दुर्दशा हो गई है। एक एनएच भी है जिस पर जो है कार्य सही तरीके से हुआ है। हर जगह जो है निर्माण होता है और पहली ही बरसात में वो निर्माण धराशायी हो जाता है। ये कार्य की गुणवत्ता है एनएच की जो है। आज एनएच जो है सवालों के घेरे में है और इसमें भी बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ। अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ होता तो हमारे जो एनएच के काम है वो मजबूत होते। प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार हो रहे पेपर लीक और दिल्ली के जंतर मंतर में युवाओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर छात्रों और युवाओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ऐसे में देहरादून के परेड ग्राउंड में छात्र, युवाओं और अभिभावकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन कर सरकार और सिस्टम पर गंभीर सवाल उठाए। इस दौरान युवाओं ने कहा कि नीट, यूजी परीक्षा और पिछले सालों में कई प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक होने से लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है, जिससे शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और धांधली के चलते परीक्षाओं का सिस्टम अविश्वसनीय होता जा रहा है और इसका खामियाजा मेहनत करने वाले छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। छात्र युवाओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने की मांग की। साथ ही प्रदर्शनकारी युवाओं ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में मसूरी शहर कांग्रेस कमेटी ने पिक्चर पैलेस स्थित भगत सिंह चौक पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि छात्रों की आवाज दबाने के लिए बल प्रयोग किया गया, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उनका कहना है कि युवाओं और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए कांग्रेस का संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज कराया। जो लोग जंतर मंतर में बैठे थे, हमारे सोनम वांगचुक जी और उनके समर्थन में जो बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे, उनके पेरेंट्स, उनके समर्थक जो बैठे थे, पुलिस ने जो है उनके साथ में जो पहले तो सोनम वांगचुक को उठाया और उनको चाइना का एजेंट बताया। फिर बच्चों को जो है वहां पर उन पर लाठीचार्ज किया। निहत्ते बच्चे 12 साल, 14 साल, 18 साल, 20 साल, उनके समर्थक या 50 साल के क्यों ना हो, उन पर लाठीचार्ज किया। और आरा से गुंडे, आरा के लोग उस पर जो है डंडे लेके पुलिस में खड़े थे और उन पर लठ बजाए और उनको पाकिस्तानी कहने का प्रयास किया। ये दुखद है। देखिए, एक नारा जो आजादी की लड़ाई में बना था कि जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आज लोकतंत्र को बचाने के लिए, जो इस देश के अंदर लोकतंत्र को खत्म करने के लिए बैठी हुई सरकार है, जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर रहे हैं, और ये देश जिनको बेचा रहा है अडानी और अंबानी को,
उनके खिलाफ हम ये आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में जो छात्रों का शांतिपूर्ण आंदोलन था, वैज्ञानिकों और छात्रों का जो शांतिपूर्ण आंदोलन था, गांधीवादी तरीके से जो चल रहा था, उसको कुचलने का जो इन्होंने कुत्सित प्रयास किया है, उसके विरोध में आज हम सब यहाँ पर हैं। और जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता, तब तक हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे, क्योंकि आने वाले समय पे ये लोग इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने वाले हैं। इन्होंने ईवीएम के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव अपनी जेब में रख लिया है। न्याय को इन्होंने न्यायालय को खरीदकर, जजों को खरीदकर अपनी जेब में रख लिया है। ये किसानों की आवाज दबा रहे हैं, अल्पसंख्यकों की आवाज दबा रहे हैं, दलित भाइयों के खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ। तो ये बलात्कारी पार्टी है, इसके अंदर बलात्कारियों को ये बार बार बचा रहे हैं। छात्र बचे थे, उनको दबाने के लिए भी इन्होंने ये अंतिम अपना प्रहार कर दिया है। लेकिन इस देश का युवा जिस दिन जाग जाता है, इतिहास गवाह है कि सत्ताएं बदल जाती है। देखिए, जो आज हमारे दिल्ली में जो जंतर मंतर पे जो हमारे युवा और हमारी जो बेटियां जो है बहुत लंबे समय से अपनी शिक्षा के प्रति नीट पेपर के जो लीक बार बार हो रहा था, उसके पक्ष में बैठे हुए थे, तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा था और सरकार से मांग कर रहे थे। लेकिन अचानक जो है कल भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो वहां पर अपने आरएसएस के और भाजपा के गुंडों को वर्दी में भेज करके, बिना नेम प्लेट के भेज करके, और जो आज हमारे युवाओं पे लाठियां बांधी गई है। और मैं आपको बता देता हूं कि लाठियां नहीं, पुलिस ने तो पैर नहीं, सिर्फ पूरे बच्चों के सिर फाड़ दिए हैं। और जो सोनम वांगचुक जी जो वहां पर अपना जो अनशन पे बैठे थे, उसको जबरदस्ती उठाया गया है। ऐसा लगता है कि आज जो है भारतीय जनता पार्टी की जो नीति और नियत है, वो ये होगा कि युवाओं को खत्म कर करके इस देश को है दूसरी दिशा में ले जाना चाहते। लेकिन मैं आज भी अपनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आह्वान करना चाहता हूं कि आज पूरा देश युवाओं के साथ है, कांग्रेस पार्टी युवाओं के साथ है। और ऐसा ना हो कि जैसे आज नेपाल के अंदर जो आज युवाओं ने जो है अपना आक्रोश किया है, हम अपील करेंगे अपने युवाओं से कि ऐसा ना करें। लेकिन मजबूरन ऐसा मुझे लगता है कि आज हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसा ही होगा, और इस भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी की तानाशाह को जो है उखाड़कर फेंकने का काम करेंगे। देखिए, कल आपने देखा होगा, पूरे भारत को कल का दिन इतिहास में काला दिन के रूप में याद रहेगा। कल किस तरह जंतर मंतर पर युवाओं पर लाठियांबाजी गई, वो हमारा देश का भविष्य है जिन पर आज लाठियांबाजी जा रही है। एक युवा 18-20 घंटे की पढ़ाई करता है, पढ़ाई के प्रेशर में रहता है, उधर अपने माँ बाप की तरफ देखता है जो उनको कर्जे पे लेकर कैसे भी कर वो पढ़ा लिखा रहे हैं, सिर्फ इस सपने के साथ कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर कोई अधिकारी बनेगा, कोई डीएम बनेगा, एसडीएम बनेगा। लेकिन आज उनके सपनों को कुचला जा रहा है। निरंतर वहां पर युवाओं के द्वारा अनशन, सत्या हिंसा के मार्ग पर चलकर वहां अनशन किया जा रहा था। सोनम वांगचुक जैसे वैज्ञानिक द्वारा वहां पर भूख हड़ताल की जा रही थी। वहां हमारी पिथौरागढ़ की एक बेटी है नेहा, जो लगातार 20 दिन से वहां पे भूख हड़ताल पर बैठी है। लेकिन ये सरकार गूंगी बहरी है, इन्होंने उनके साथ कोई संवाद स्थापित करने का काम नहीं किया, उनसे बात करने का काम नहीं किया। जब वो अपनी मांगों को लेकर संसद का घेराव करने के लिए संसद में इस बात को कहने के लिए जा रहे थे, तो उन पर लाठियांबाजी गई। प्री प्लान के साथ वहां पर ऐसे लोगों को बिना वर्दी के रूप में वहां रखा गया, उनमें उनके हाथों में लठ लेकर वहां बैठाया गया, ना उनके कोई नेम प्लेट थी। और उस रास्ते में ट्रकों में पत्थर भरकर पहले से ही रखे हुए थे। उनका प्री प्लान था कि किसी तरह से छात्रों के ऊपर ही यह आरोप मढ़ा जाए कि उन्होंने वहां पर हिंसा करी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।